नमस्कार। मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर काफी सराहनीय काम किया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि देश में इनसे अच्छे लोग नहीं हैं, कई अच्छे लोग हैं, कई स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे बिहार के पूर्व और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। भारत रत्न उनको पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि बिहार के शिल्पी के रूप में वो जाने जाते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने खासकर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह सजाया संवारा और अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया और नई पीढ़ी को तैयार किया, उसी नई पीढ़ी के पौध में एक पौध के रूप में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जिसको आडवाणी ने अपने खून पसीना से सींचकर आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आडवाणी नहीं होते तो संभव है कि आज के दिन भारत के राजनीति में या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी नहीं होते। अब हम चलें, आडवाणी का जन्म कराची में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी वहां हुई थी, लेकिन प्रारंभिक काल में आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और भारत का जब विभाजन हुआ तो अपना घर द्वार छोड़कर अपने परिवार के साथ भारत आ गए और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक स्वयंसेवक के रूप में भारत आने पर भी अपना कार्य को आरंभ रखा। परिणाम यह हुई कि 1951 में 21 अक्टूबर 1951 को जब भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई तो उस समय संस्थापक सदस्य के रूप में न तो आडवाणी थे और न ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। चूंकि अटल जी बाद के दिनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव बने और आडवाणी और भी बाद के दिनों में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव बने। जब 1957 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा का चुनाव बलरामपुर से जीते थे और दिल्ली रहते थे, तब आडवाणी ने, जो कि राजस्थान में प्रचारक का काम किया करते थे, वो दिल्ली आके अटल जी के साथ एक रूम में शिफ्ट हो गए और अटल जी का संसदीय कार्य देखा करते थे। अटल जी क्या करेंगे इसके लिए कार्य करते थे। हालांकि आडवाणी जी LLB थे, कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजर में कुछ दिन संपादक के रूप में काम किया था या पत्रकार के रूप में काम किया था, लेकिन समय को पहचानते हुए जो ही अटल जी 1957 में लोकसभा में प्रवेश किया, आडवाणी अटल जी से जुड़ गए। अब हम आगे चलें। इस समय तक आडवाणी जी की शादी नहीं हुई थी, बाद के दिनों में इनकी शादी हुई। लेकिन अटल जी के साथ इनकी बॉन्डिंग गजब की थी। लेकिन ये सभी लोग जाने कि आडवाणी प्रथम बार राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य जनसंघ पार्टी में डॉक्टर बलराज मधोक, जो कि इतिहास के प्रोफेसर थे,
और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 67 में। उस समय उनके कार्यकाल में ये राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ लोगों के पैरवी पर, यह कहना है बलराज मधोक का। खैर, बात आगे चली। बलराज मधोक इलेक्शन लड़वाना चाहते थे, वहां विधायकी का कहा जाए दिल्ली में पार्षद का। इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ा। चुनाव हुआ 1967 में, भाजपा जनसंघ पार्टी की जीत हुई और उसके अभी के रूप में कहें तो मुख्यमंत्री के रूप में विजय कुमार मल्होत्रा विधायक दल से निर्वाचित हुए और आडवाणी जी का मनोनयन एक पार्षद के रूप में, एक मनोनीत पार्षद के रूप में उस विधानसभा में हुआ और पुनः आडवाणी जी को उस परिषद का, जो विधानसभा दिल्ली का होता था, जिसके मुख्यमंत्री अगर कहें तो विजय कुमार मल्होत्रा होते थे, ये विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, वो भी बड़ी मशक्कत के बाद। चूंकि ये इलेक्शन नहीं लड़े थे तो बलराज मधोक नहीं चाहते थे कि इनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इनके पीछे खड़े थे और इस प्रकार इन्होंने इनके मनोनयन की पुष्टि YV चौहान, जो गृह मंत्री उस समय के थे, उनके यहाँ जाकर पैरवी कर अटल जी ने करवाया और जिससे इनका मनोनयन दुरुस्त हुआ। चूंकि उस समय जो मनोनयन होता था वह गृह मंत्रालय से जब तक संपुष्ट नहीं होता था, स्वीकृत नहीं होता था, तब तक मान्यता नहीं होती थी। खैर, आगे चलें। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हो जाती है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। वो इनको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं और फिर 71 में इनको राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं। अटल जी के बारे में मैं कह रहा हूं। और जब 71 में राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो अटल जी अपने चहेते व्यक्ति को, जो कि यस मैन के रूप में काम कर सके, इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी को 1973 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन में बनाया जाता है। और फिर आपातकाल में दोनों आदमी बेंगलोर में साथ साथ पकड़ाते हैं, लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी कार्रवाई की लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, वो कानपुर के पहले अधिवेशन में ही जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज मधोक को जनसंघ पार्टी से निष्कासित कर दिया। जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ये सूचना प्रसारण मंत्री बने, लेकिन समय ने करवट लिया। जनता पार्टी सरकार में मुख्य रूप से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री, ये सूचना प्रसारण मंत्री, अब ब्रज किशोर वर्मा उद्योग मंत्री जनसंघ से थे। और भी कुछ लोग थे, लेकिन मूल रूप से ये लोग थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे। और ब्रज किशोर वर्मा तब बने मंत्री जब नानाजी देशमुख ने मंत्री बनने से रिफ्यूजल दे दिया, कहा कि हमारे जगह पर किसी दूसरे को मंत्री बना दें। वैसी परिस्थिति में ब्रज किशोर वर्मा को बनाया गया था। 80 में 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की स्थापना हुई। संस्थापक अध्यक्ष के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन 1984 में जो घटना घटी जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद की जो लहर चला, उसमें लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और पूरे देश में भाजपा के मात्र 2 सदस्य जीत कर आए। इसके बाद यह चर्चा होने लगी कि कमान अटल जी से निकाल के दूसरे को दिया जाना चाहिए और इसके बाद
1986 में लालकृष्ण आडवाणी को यह कमान दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहमति से। अब प्रश्न उठ रहा था कि संगठन कैसे चले, पार्टी कैसे आगे बढ़े। लेकिन उसी समय 1986 में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के द्वारा खोल दिया गया। इस मुद्दा को भाजपा ने लपक लिया। बाद में संत महात्माओं की सहमति से और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर, चूंकि विश्व हिंदू परिषद के उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल हुआ करते थे, लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली और वह रथ यात्रा पूरे भारत में इतना पॉपुलर हुआ और भाजपा का इतना प्रचार प्रसार हुआ ताकि भाजपा जन जन तक की पार्टी बन गई। और उसमें लालकृष्ण आडवाणी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी भी लोकप्रियता में चार चांद लगे। भाजपा को जन जन तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी सफल हुए और अंत में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है समस्तीपुर में। और कोई भी चीज में जब रुकावट आता है तो वह और भी प्रचलित हो जाता है और भी प्रसिद्धि मिलती है। यही स्थिति रही और उसके परिणाम स्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर जाती है, क्योंकि भाजपा उनके सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। और बिहार में भी लालू प्रसाद यादव से भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेती है, क्योंकि बिहार में जो 90 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी वह भाजपा के समर्थन से चल रही थी। कांग्रेस उस समय विपक्ष में था। इसके बाद जब भाजपा समर्थन वापस लेती है तो बाद के दिनों में जनता दल था, वह कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाते हैं। और बाद में यह हुआ स्थिति 1995 में लालकृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो ये बिना किसी से पूछे पंडित अटल जी के नाम की घोषणा इन्होंने कर दिया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। बाद में अटल जी ने मना भी किया कि आपने ऐसा क्यों किया। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में मेरा यह अधिकार है कि मैं आपके नाम की घोषणा करूं। और इसके बाद भाजपा की सरकार आ जाती है। 1996 में प्रथम बार पंडित अटल जी शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। 13 दिन इनकी सरकार रहती है। लेकिन इससे पहले आडवाणी जी का नाम एक घोटाला में आ जाता है। तो आडवाणी जी उससे त्यागपत्र लोकसभा से दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक इस प्रकार के आरोप से मैं बरी न हो जाऊंगा तब तक वापस मैं सदन में नहीं आऊंगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आडवाणी ने 1996 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और जब मुक्त हो गए उस आरोप से तब 1998 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। आडवाणी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 71, 77 और 82 में। और इसके बाद 89 से ये लोकसभा के सदस्य रहे, लेकिन 96 में ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। और आडवाणी जी लगातार लोकसभा का इसके बाद चुनाव जीतते रहे और 2019 तक ये लोकसभा के सदस्य रहे। ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गृह मंत्री रहे और भारत के उप प्रधानमंत्री का भी दायित्व का निर्वहन किया। संगठन इनके मुट्ठी में हुआ करता था, संगठन पर इनका काफी पकड़ था। लेकिन सबसे विडंबना तब बनी जब ये पाकिस्तान गए और जिन्ना के मजार पर जब इन्होंने चादर चढ़ाया और जिन्ना के लिए कुछ अच्छे शब्द कहे तो भारत में और इनके संगठन में इनके त्यागपत्र की मांग होने लगी। और उसी दिन से आडवाणी जी का राजनीति में गिरावट आरंभ हो गया और संघ ने भी
इसके बाद अपना समर्थन धीरे धीरे करके इनसे वापस ले लिया। फिर भी 2009 में इनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, ये सफल नहीं हुए। अंततः 2013 में नरेंद्र मोदी आ गए और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और इससे जो परिस्थिति बनी, संगठन और सरकार में नरेंद्र मोदी का पकड़ काफी मजबूत हो गया और आडवाणी एक तरह से बगल हो गए, साइड हो गए। और ऐसी स्थिति में लोग यह कल्पना करते थे कि शायद नरेंद्र मोदी अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को गुरुदक्षिणा के रूप में अगर प्रधानमंत्री न बनने दिया तो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति जरूर बनाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बना सकता है जो उसका बात नहीं सुने। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें राष्ट्रपति का एक विचित्र सी भूमिका हो गई है। आज के राष्ट्रपति बिल्कुल रबर स्टंप सा हो गए हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का युग नहीं है जहां की कलाम जैसे राष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन समय बदला, सब कुछ बदल गया। अंततः 3 फरवरी 2024 को सरकार ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया और यह पुरस्कार तो भारत में बड़ा उत्तम कोटि का है, लेकिन आडवाणी के लिए और जितना इन्होंने संगठन के लिए कार्य किया, यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया पुरस्कार एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में है। क्योंकि आडवाणी प्रधानमंत्री पद को डिजर्व करते थे और ये राम मंदिर आंदोलन के नायक थे। जिस राम मंदिर के नाम पर 2024 के चुनाव की नैया पार होने की बात कही जाती है, उसके नायक लाल कृष्ण आडवाणी थे। और वह आंदोलन ने उनके कई शिष्यों को जन्म दिया, जिसमें एक नरेंद्र मोदी, प्रमोद महाजन और कई अन्य लोग भी थे। और यह हर्ष का विषय है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के तीसरे व्यक्ति हैं, चूंकि नानाजी देशमुख, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न। संभावना ऐसी बन रही है कि और भी अन्य महापुरुषों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो खड़ा किया गया यह संगठन है भाजपा, और उसके नायक के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। उनको इस विषय पर विचार करना चाहिए और उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।